नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं अर्थात प्रवृत्तियां लेकर आया हूं। तो ये संक्षेप में बहुत ही शानदार आपको प्रवृत्तियां पढ़ने और समझने को मिलेंगी। तो चलो शुरू करते हैं। रीतकाल की प्रमुख विशेषताएं या प्रवृत्तियां। पहला, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस युग के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, वे उन्हीं के गुण गाते थे। कहने का अर्थ यह है कि जो रीतकाल के कवि थे वो किसी न किसी राजा के राज दरबार में रहते थे और उनके ऊपर ही वो क्या करते थे, उनकी प्रशंसा में, उनकी बड़ाई में वो जो काव्य यानी कविताएं सुनाते थे। दूसरा, जनता की उपेक्षा। रीतकाल के कवि अपनी रचनाओं में नायक नायिका के प्रेम प्रसंग का वर्णन करते थे, वे आम जनता के बारे में कुछ नहीं लिखते थे। कहने का अर्थ यह कि रीतकाल के जितने कवि हुए हैं, नायक नायिका अर्थात वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे, राजा नायक हो जाता था, रानी नायिका, उनके जो प्रेम यानी श्रृंगारिक वर्णन होते थे उनका चित्रण अधिक करते थे। कहने का मतलब यह है कि उस समय उस राजा के राज में जो वहाँ की आम जनता थी, उन्हें कौन कौन सी समस्याएं थी, किन किन समस्याओं से गुजरना पड़ रहा था, उसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा। यानी कहने का अर्थ ये कि उन्होंने जनता का पूरी तरह उपेक्षा अथवा इग्नोर किया था। तीसरा बिंदु, पांडित प्रदर्शन। इस युग के कवियों ने दूसरे कवियों से स्वयं को श्रेष्ठ दिखाने के लिए कठिन काव्य लिख दिए जो सामान्य लोग पढ़ समझ नहीं पाए। कहने का अर्थ यह है कि उस समय जो कवि थे वो राज दरबार में रहते थे और राजा क्या कराते थे, कवियों की प्रतियोगिता। तो प्रतियोगिता में कई कवि आते थे और एक दूसरे को परास्त करने के लिए कठिन से कठिन काव्य पढ़ते थे। तो क्या जब वो जो कठिन काव्य जो कविता करते थे, जब वो दूसरे कवि के ही समझ में नहीं आता तो सामान्य व्यक्ति के कहाँ से समझ में आ जाएगा। यानी प्रतियोगिता के कारण जो कविता सामान्य ढंग से कही जानी चाहिए या लिखी जानी चाहिए वो कैसी हो जाती थी, बहुत कठिन हो जाती थी। जो बहुत अच्छा जानकार होता था उसको तो समझ में आ जाती थी और नहीं तो जो सामान्य व्यक्ति होता था उसको समझ में ही नहीं आती थी। चौथा, नायक और नायिका भेद। रीतकाल के कवियों ने नायक नायिका भेद को लेकर उनके प्रेम और सौंदर्य का चित्रण किया। इस युग के जितने कवि हुए उन्होंने जो नायक नायिका रहे हैं उनका क्या किया, उनके जो सौंदर्य का वर्णन एक एक, जैसे पैर का, होंठ का, बाल का, गाल का या उनके चलने के ढंग के, उसका बहुत बारीकी से चित्रण किया है। फिर आता है आपका पांचवा, अश्लील वर्णन। इस काल के कवियों ने श्रृंगार रस के चित्रण में कई अश्लील वर्णन किए हैं। कहने का अर्थ ये कि जितने भी कवि हुए हैं उन्होंने राजाओं को खुश करने के लिए जो नायिका रहती थी, उन नायक नायिका उनके अश्लील वर्णन तक कर डाले थे। छठवां, नारी के प्रति दृष्टिकोण। इस युग की रचनाओं में नारी को भोग की वस्तु के रूप में चित्रित किया गया। कहने का अर्थ यह कि इस युग के जितने भी कवि हुए उन्होंने जो नारी का चित्रण किया उसको कैसे किस रूप में किया, एक श्रृंगारिक या भोग की वस्तु माना है ना। उन्होंने सिर्फ उसे नायिका के रूप में प्रस्तुत किया, उन्होंने कहीं ऐसा नहीं किया, क्योंकि नायिका जो नारी उसके बहुत से रूप हो सकते हैं। वो किसी की माँ हो सकती, किसी की प्रेमिका हो सकती, किसी की पत्नी हो सकती, किसी की बहन हो सकती, लेकिन इन किसी का भी इन्होंने चित्रण नहीं किया। सिर्फ उसके जो शारीरिक अंग है उनके सौंदर्य का ही वर्णन किया। उन्होंने कुल मिलाकर भोग की वस्तु माना है। सातवां, प्रकृति चित्रण। रीतकालीन कवियों ने प्रकृति के सुंदर चित्र खींचे हैं। तो इसमें जो सब इस काल के जो प्रमुख कवि हैं, सेनापति, उनको जो प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है। रीतकाल के कवियों में सेनापति जितना प्रकृति का चित्रण किसी ने नहीं किया। कहने का अर्थ ये कि इस युग के जितने कवि उन्होंने प्रकृति के झरने, चंद्रमा, सूरज, बगीचे, इनका बहुत ही सुंदर चित्रण किया। आता आठवां, रीत का प्रयोग। इस युग के कवियों ने रीत परंपरा को अपनाया है। जैसे नायिका भेद, सौंदर्य वर्णन, लौकिक श्रृंगार आदि प्रमुख है। लौकिक का अर्थ होता है इस लोक में, एक होता लौकिक और एक होता अलौकिक। अलौकिक का अर्थ होता संसार में, जो संसार को लौकिक कहते हैं और जो संसार से परे है काल्पनिक वो अलौकिक कहलाता है। अब इन्होंने कहा रीत का प्रयोग। कहने का अर्थ ये कि इस युग के जितने कवि हैं सब जो पहले से रीति यानी परंपरा चली आ रही थी उसी का पालन करते गए, अपनी तरफ से कुछ नया करने का इन्होंने प्रयास नहीं किया। नवां, मुक्तक शैली का प्रयोग। रीतकालीन कवियों ने अपनी रचनाओं के लिए मुक्तक शैली का विशेष प्रयोग किया। मुक्तक का अर्थ होता है कि
जो कविताएं लिखी हैं वो मुक्त लिखी हैं। कहने का अर्थ कि जैसे कविता होती तो उसमें एक होता है ऊपर पहला पद, फिर नीचे दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, तो उनका संबंध रहता है। लेकिन इनकी जो रचनाएं पहले पद स्वतंत्र है, दूसरा भी स्वतंत्र, तीसरा, यानी उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मुक्तक शैली यानी जो लिखने का उनका तरीका है वो मुक्तक है। शैली का अर्थ होता है लिखने का तरीका। 10वां, अलंकारों का प्रयोग। रीतकाल के अधिकांश कवियों ने अपनी रचना में अलंकारों का खूब प्रयोग किया। इस युग के जितने भी कवि हैं उन्होंने क्या किया, क्योंकि अलंकार क्या होता है, अलंकारों के माध्यम से जो कविता हो तो उसको बहुत अच्छे ढंग से सजाया जाता है। तो कवि राजाओं को खुश करने के लिए खूब अलंकारों का प्रयोग करते थे। 11वां, छंदों का प्रयोग। इस युग के कवियों ने छंदों के प्रयोग से कविता को कठिन कर दिया। कहने का अर्थ ये कि ज्यादा छंद जब प्रयोग करोगे तो क्या हो जाएंगे, काव्य कठिन हो जाएगा। तो आपको पहले ही बताया था कि राजा प्रतियोगिता कराते थे, वहां पर ये कवि जाते थे तो दूसरे कवियों को परास्त करने के लिए कठिन से कठिन छंद का प्रयोग करते थे। तो छंद क्या है, व्याकरण का भाग है। छंद में कविता कैसी होती है, नियमों के अनुसार कविता लिखी जाती है, ठीक। और जो छंद मुक्त होती है उसमें कोई नियम नहीं चलता। नियम क्या रहते हैं कि इसमें कितने या तो मात्राएं निश्चित होंगी या उसकी वर्ण निश्चित होंगे, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, लय होना चाहिए, ये सारे नियम रहते हैं। अब आता 12वां, ब्रज भाषा का प्रयोग। रीतकाल के कवियों ने अपनी काव्य रचनाओं के लिए कौन सी भाषा का चुनाव किया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। यानी अलग अलग काल में कवियों ने अलग अलग भाषाओं का प्रयोग किया था। जैसे आज आधुनिक काल चल रहा था, कौन सी भाषा चल रही है, खड़ी बोली। और जब रीतकाल के समय सबसे ज्यादा प्रयोग में कौन ली जाती थी, ब्रज भाषा, तो उसी भाषा का उन्होंने प्रयोग किया। बिंदु नंबर 13, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन। अतिशयोक्त का अर्थ होता है बढ़ा चढ़ाकर कहना, है ना। जैसे वह तो राणा प्रताप का घोड़ा था, हवा से बातें करता था, तो हवा से बातें करना क्या है, ये बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है। तो रीतकाल के कवियों ने नायिका के सौंदर्य को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया। कहने का अर्थ ये, जो इस युग के कवि हैं उन्होंने जो नायिका रहती थी उनके सौंदर्य का चित्रण खूब बढ़ा चढ़ाकर करते थे, जिससे राजा सुनकर क्या हो जाए, प्रसन्न हो जाए। 14, श्रृंगार के दोनों पक्षों का चमत्कार वर्णन। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं के दोनों पक्षों संयोग और वियोग श्रृंगार का वर्णन किया। कहने का अर्थ यह कि इस युग के जितने भी कवि हुए उन्होंने क्या किया है, एक ही पक्ष का वर्णन नहीं किया श्रृंगार के। जब नायक नायिका मिलते हैं तो उसमें संयोग का होता है, और जब नायक नायिका दोनों बिछड़ जाते हैं तो वो वियोग कहलाता है। लेकिन श्रृंगार रस दोनों ही कहलाते हैं। अब इसमें जो ये श्रृंगार दिया है, एक टाइप में श्रृंगार सही नहीं लिखा जा रहा था, तो श्रृंगार तुम्हारा इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान रखना, ये कहलाएगा। सही श्रृंगार जो शुद्ध है वो ये वाला, ठीक है, ये वाला नहीं है, तो इसको आप यही सही माने। इसमें जो री है वो सही इस तरह से होगा। अब आते हैं रीतकाल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। तो पहले कवि लिख लेते, फिर रचनाएं। तो पहला बिहारी। बिहारी की एक ही मात्र रचना है, बिहारी सतसई। दूसरा भूषण। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल, इसके अतिरिक्त भी इनकी और रचनाएं हैं। तीसरा मतीराम। तो मतीराम की प्रमुख रचना है रसराज, ललित ललाम, और इसके अतिरिक्त भी इनकी कई रचनाएं हैं। देव। देव की प्रमुख रचना है भाव विलास, भावानी विलास, और भी इनकी रचनाएं हैं। पांचवा पद्माकर, जगत विनोद, गंगा लहरी, इनकी इसके अतिरिक्त भी और रचनाएं हैं। छठवां घनानंद, सुजान सिंह, इश्कलता, और इनकी और भी अतिरिक्त रचनाएं। घनानंद रीतकाल के प्रमुख कवियों में से एक हैं। फिर आता 7वां सेनापति, कवि रत्नाकर और काव्य कल्प द्रुम। तो ये इन्हें रीतकाल का क्या कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार। अब इस प्रकार ये जो रीतकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां थीं और प्रमुख कवि और उनकी प्रमुख रचनाएं मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करता हूं कि ये आपको प्रवृत्तियां अथवा विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। अगर रीतकाल से संबंधित किसी प्रकार का डाउट या कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा, और ये भी बताइएगा कि आपको ये विशेषताएं कैसी लगी। तो फिर आज के लिए इतना ही। अब हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।